अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े बयान से। मेरी गुज़श्ता 8 साल की जद्दोजहद में सबसे ज़्यादा मेहनत जहांगीर तरीन ने की। बदकिस्मती से जहांगीर तरीन का शुगर स्कैंडल में नाम आया, जिसका बेहद अफसोस है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा लेकिन अभी साबित नहीं हुआ, हतमी फैसला तहकीकात के बाद इदारे करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही है, उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 8 साल की जद्दोजहद में सबसे ज़्यादा मेहनत जहांगीर तरीन ने की है, लेकिन बदकिस्मती से जहांगीर तरीन का शुगर स्कैंडल में नाम आया, जिसका उनको बेहद अफसोस भी है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि साबित नहीं हुआ है, हतमी फैसला तहकीकात के बाद इदारे करेंगे। इसी पर बात करते हैं सीनियर तज़कियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, जिस तरह आपने भी सुना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गुज़श्ता 8 साल में जो सबसे ज़्यादा रफ़ीक रहे हैं इमरान खान के, वो जहांगीर खान तरीन ही रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि उनका नाम शुगर स्कैंडल में आया, लेकिन इदारों ने अभी तक तहकीकात करनी है, उसके बाद ही हतमी फैसला होगा। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को वज़ीर आज़म के? जी फवाद, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अभी जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसकी बिना पे कोई नतीजा अखज़ तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जो पूरा कानूनी प्रोसेस है उसके तहत वो गुजरेंगे। अगर उन इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आता है, फिर उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस मुकदमा कुछ ना कुछ बनेगा और फिर उसके बाद ही कहा जा सकता है कि क्या वो इसके ज़िम्मेदार थे या नहीं। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज़ में उनका नाम आया है उसमें वो बहुत हद तक उसके ज़िम्मेदार ठहरते हैं। लेकिन ये बात वाकई बिल्कुल सही है और सबके सामने है, अज़र शम्स है कि जहांगीर तरीन से ज़्यादा पीटीआई का जो इक़्तिदार में आना है उसके लिए किसी ने मेहनत नहीं की। उसमें आप वो अगर पोस्ट प्री इलेक्शन बात करें तो उसमें लोगों को साथ ला के बहुत से लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल करवाया, वो अपने वसाइल उन्होंने उसके लिए मुख्तस किए। फिर पोस्ट इलेक्शन हुकूमत साजी का जो अमल था उसमें उन्होंने बहुत अमली मेहनत की है और लोगों को लेके आया। और एक बात और ज़हन में हमारे रहनी चाहिए कि जहांगीर तरीन ख़ुद इंतहाबी सियासत से आउट हो चुके थे, वो नाअहल करार पा चुके थे, इसके बावजूद ये वो सारा काम उन्होंने वो किया। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान उनकी खिदमात का एतराफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये मामलात सामने आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इमरान खान के लिए। जो उनका एहतसाब का नारा है और जिसमें उनका कहना था कि कोई शख्स अगर किसी ऐसे मामले में मुलव्वस होगा तो मैं उसको मुकम्मल तौर पे उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लूँगा, तो वो इनका एक कड़ा इम्तहान था वक्ती तौर पे, तो वो इस इम्तहान से पूरे उतरे हैं। लोग ये भी बताते हैं कि पस मंज़र में कुछ और चीज़ें भी, कुछ और लोगों की नाराज़गियाँ हैं वो होंगी और उससे पहले भी वो मौजूद थी। लेकिन ये वाकई बहुत मुश्किल फ़ैसला था जो इमरान खान को करना पड़ा, और अगर इमरान खान ये फ़ैसला ना करते तो फिर उनकी तमाम तर जो साख इस बुनियाद पे है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं, या जो गलत लोग हैं उनसे ताल्लुक़ तोड़ने की वो हिम्मत रखते हैं। खालिद साहब, आपको याद होगा कि एक और मामला था कि वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन ने यह इतराफ़ किया था कि इमरान खान जैसा करीबी ताल्लुक़ था वैसा अब उनके साथ नहीं रहा। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू देते हुए जहांगीर खान तरीन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से इख्तिलाफ़ात का भी एतराफ़ किया था। अपने नाज़रीन को ज़रा याद दिला देते हैं खालिद साहब। इमरान खान से आपका जो करीबी ताल्लुक़ था वो उसमें आज से रखना शुरू हो गया? बिल्कुल, जितना करीबी मेरा ताल्लुक़ उनसे था वैसा तो अब नहीं है, अच्छी बात है, मगर ये है कि मैं फिर भी खड़ा हूँ उनके साथ। आखिरी बार कब मिले थे इमरान खान से? मेरा लास्ट मैसेज जो है ना वो कल एक्सचेंज हुआ था। मुलाकात आखिरी कब हुई थी? कोरोना से पहले हुई थी। ये तो कुछ अरसा कबल जहांगीर खान तरीन के ख्यालात थे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन के हवाले से क्या कहा, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ है, इदारे तहकीकात कर रहे हैं। अलबत्ता मेरी 8 साल की जद्दोजहद में सबसे ज़्यादा मेहनत जहांगीर तरीन ने की है, इस बात का एतराफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। जी, और इसी पर बात करते हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जो सियासी जद्दोजहद में किरदार रहा है जहांगीर खान तरीन का पिछले 8 साल में, वो उनके साथ सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शुगर कमीशन में उनका नाम आया है, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है। तहकीकात होनी है, उसके बाद ही फैसला होगा कि आया वो कसूरवार हैं या नहीं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? पहले तो या तो इमरान खान साहब एक चीज़ एग्री करें कि वो पाकिस्तान के जो कोर्ट्स का
फैसले हैं उनको वो मानते हैं। अगर वो मानते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं नवाज शरीफ जो है नाअहल है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर जहांगीर तरीन को भी नाअहल करार दिया था, और बावजूद इसके कि वो नाअहल करार दिया था तो उनको कैबिनेट मीटिंग्स में भी लेके आते थे, कमेटीज के चेयरमैन भी बनाते थे, उनसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बड़े फैसले भी करवाते थे, शुगर के मामले में भी, चीनी के मामले में भी फैसले करवाते थे। और फिर उसके बाद चीनी कमीशन जो कायम किया, उसमें जो रिपोर्ट आई उसने डायरेक्टली जहांगीर तरीन को ब्लेम किया। और जहांगीर तरीन का ब्लेम होना और या किसी और का बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो हुकूमत के साथ लोग हैं, जिस तरह खुसरो बख्तियार हैं, जहांगीर तरीन हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपने फैसले ऐसे किए जिसकी वजह से चीनी की शॉर्टेज हुई और उस शॉर्टेज की वजह से चीनी की प्राइसेस बढ़ी, और जुडिशियल कमीशन की चीनी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 बिलियन रुपए लोगों की जेबों से जाता है 1 रुपए जब चीनी की कीमत बढ़ती है। 100 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, 55 रुपए पर शुरू किया सर, तो किसकी जेबों में किया? और वो हुकूमत में बैठे हुए और उसको बैठ के डिफेंड कर रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के 2 डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो कहते हैं ना, 2 नहीं 1 निज़ाम। वो अपने लिए एक अलग निज़ाम कायम करना चाहते हैं। जब वो ये कहते हैं कि जी मैं करप्शन में किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर फॉरेन फंडिंग केस जी क्यों नहीं खोलते? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जुबैर साहब। अशराफिया खुद को सबसे बालातर समझती है, नैब बुलाए तो 200 लोगों को साथ ले जाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू में यह भी कहा कि पाकिस्तान में पहली बार ताकतवरों को कानून के नीचे लाया गया। छोटा सा इलीट तबका इकट्ठा होकर हुकूमत गिराने के चक्कर में है। इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की दोस्ती में दरार कहां से आई? क्या सिर्फ चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट ने दोनों के ताल्लुकात में जहर घोल दिया, या इसकी वजह कुछ और थी? वज़ीर आज़म और उनके साबिक़ मोतमिद ख़ास की क़ुर्बतों और दूरियों पर इस्लामाबाद से इकराम भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। जहांगीर तरीन 2011 में पीटीआई में आए और आते ही छा गए। 2013 के इंतखाबात में नाकामी के बाद पीटीआई के धरने में भी जहांगीर तरीन ने इमरान खान के साथ मुतहर्रिक किरदार अदा किया। इलेक्शन 2018 की इंतखाबी मुहिम में शहर शहर जलसों के लिए जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर इमरान खान की सवारी बना रहा। जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए, मगर इमरान खान से कुर्बत में कमी ना आई। 2018 के इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को अपने हेलीकॉप्टर में बनी गाला लाने वाले भी जहांगीर तरीन थे, जिसके बायस तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत साजी मुमकिन हुई। इसीलिए बाज़ हलकों में उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट ने खान और तरीन की दोस्ती में वो जहर घोला कि दोनों की कुर्बतें दूरियों में बदल गईं। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में जहांगीर तरीन ने इसका एतराफ भी किया था। इमरान खान से आपका जो करीबी ताल्लुक था वो उसमें आज से रखना शुरू हो गया? बिल्कुल, जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है, अच्छी बात है, मगर यह है कि मैं फिर भी खड़ा हूं उनके साथ। जहांगीर तरीन का कहना था कि इमरान खान और उनके दरमियान दूरियां बढ़ाने में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का किरदार है। कप्तान क्रीज पर जम चुका है, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वफाकी वजीर असद उमर ने मुखालिफिन को ललकार दिया, कहा इमरान खान सोलो प्लेयर नहीं, लेकिन साथ चलने के लिए किसी को एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत की 2 साला रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दी। बोले हुकूमत को नाअहली के ताने दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान का विजन बिल्कुल वाज़ेह है, कोई भाम नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के दिन आएंगे। तमाम अपोजिशन के दोस्त हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है, कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं, लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकॉम्पिटेंट। दूसरा इल्जाम क्या है, इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है, और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को तमाम इदारों को साथ लेकर चले कोविड के क्राइसिस के अंदर, इसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। यूके की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो चेयर है, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं
कोविड से मुकाबला करने के लिए। एक मुल्क उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से जीता जा सकता है। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद ग्रास रूट से के वजीर आजम बने हैं। जो इमरान खान का विजन है बिल्कुल वाज़ेह, जहन में कोई शक नहीं है, कोई इल्हाम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो मुल्क के जोर तरीन तबकात हैं उनकी मदद करना। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। और तब्दीली साल के 2 साल पूरे होने पर विफाकी काबीना में मुबारक सलामत की गूंज। वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। इमरान खान ने कहा, मेहनत से कामयाबी हासिल की, जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, जितना भी मुश्किल वक्त आए आवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तालीमी निसाब में रियासत मदीना का तसव्वुर शामिल करने का भी ऐलान कर दिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़ा जोशो खरोश। इजलास में वजीर आजम का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। मुराद सईद ने इमरान खान को आलम इस्लाम का नया लीडर करार दिया तो असद उमर ने कहा, इमरान खान क्रीज पर सेट हो गए, अब लंबी इनिंग खेलेंगे। शेख रशीद ने ML1 मंसूबा बड़ी कामयाबी करार दिया तो अमीनुल हक का कराची के लिए काम पर इजहार तशक्कुर। अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने पर शाह महमूद कुरैशी, फैसल वाउडा, फहमीदा मिर्जा, जुबैदा जलाल, सानिया नश्तर का भी खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की, कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी, जद्दोजहद जारी रहेगी। जितना भी कड़ा वक्त आए अवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा। कमजोर तबके के लिए सोचना ही असल ईमान करार। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देने के अज़्म का भी इजहार। कहा, तालीमी निसाब में इब्तिदाई तौर पर 8वीं और 9वीं जमात में रियासत मदीना का तस्वुर शामिल किया जाएगा। काबीना ने मेड इन पाकिस्तान सर्जिकल और N95 मास्क बरामद करने की मंजूरी दे दी। काबीना फैसले के मुताबिक PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू होगा। NITF, सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के मुलाजमीन पर निफाज भी शामिल है। नून लीग ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 बरसों को तबाही के साल करार दे दिए। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, सियासी इंजीनियरिंग के नाकाम तजर्बे की आवाम मुसलसल भारी कीमत अदा कर रहे हैं। परवेज रशीद ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली, PTI हुकूमत ने झूठ बोलने और अवाम ने झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल, शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर बयान में कहा, खारजा पॉलिसी से मईशत तक हर शोबा तबाह हो गया। बदइंतजामी ने आवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा कर दिया। सियासी इंजीनियरिंग के इस नाकाम तजुर्बे की लोग भारी कीमत अदा कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने PTI को चैलेंज किया। मैं और उनका कोई भी वजीर, हम अभी इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ, किसी मार्केट में चले जाते और वहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम से राय ले लें, आप उस राय को अपने टेलीविजन पर चला दीजिए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली, मौजूदा हुकूमत ने झूठ बोलने और अवाम ने झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्तसर तरीन वक्त में बदतरीन नाकामी का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यही कहना है कि कोरोना से पहले 15 लाख लोग बेरोजगार हुए, 70 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि तब्दीली सरकार में करप्शन बढ़ी, खारजा महाज पर नाकामियों का सामना करना पड़ा। नफीसा शाह ने वजीर आज़म को चैलेंज किया कि बताएं अब के मुल्क का हर बच्चा कितना मकरूज है। पीपल्स पार्टी ने PTI की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को तबाहकारियों का रिपोर्ट कार्ड करार दे दिया। बिलावल जरदारी ने कहा है, कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। ट्वीट में लिखा, 2 सालों में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच गई, करप्शन पहले से ज्यादा हुई, जिसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी तस्दीक की। समा से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। इंटरनेशनल डोनर्स ने और जो लोगों ने जमा पूंजी कोविड में जमा करके दी थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, कितनी खुर्द हुई है और कहाँ गायब हुए वो पैसे। कोविड रिलीफ पर नहीं रखे हुए। इस्लामाबाद में मौला बख्श चांडियो और नफीसा शाह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। 10 ट्रिलियन रुपए जो है वो उन्होंने कर्जे इस वक्त ले चुके हैं। नफीसा शाह का कहना था, पहले खान साहब गिनवाते थे कि हर बच्चा कितना मकरूज है, अब खान साहब को चैलेंज करती हूँ, गिनवा दें हर बच्चा कितना मकरूज है।
अब से कुछ ही देर में देखिए पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने एका कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में अवाम को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने समेत कई वादे किए थे, बेशतर पूरे ना हो सके। इमरान खान का कौन सा वादा इस वक्त किस मरहले पर है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाना था, कशकोल तोड़ना था, किसी आलमी इदारे से कर्ज नहीं लेना था, मुल्क में 1 करोड़ नौकरियां बांटी जाना थी, बेघरों को 50 लाख घर मिलना थे। ये लाखों घर तो अभी तक कागजों में है या कमेटी इजलासों में, जबकि नौकरियों का सुनामी क्या था। यहाँ तो बेरोजगारी का सैलाब आ गया। IMF ने तो बेरोजगारी की शरह रवां साल में 6.1 से बढ़कर 6.2 तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। मुआशी माहिरीन कहते हैं इंतखाबी वादों पर कुछ हुकूमत ने खुद मायूस किया, रही सही कसर निगोड़े कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। 2 साल थे, उसका आखिरी जो निस्फ हिस्सा है वो तो कोरोना की नजर हो गया। कोविड के बाद सारी बेस लाइन पूरी दुनिया में चेंज हो चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। बैरूनी कर्ज न लेने का दावा करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत 2 साल में 13,000 अरब से जायद कर्ज ले चुकी है। अलबत्ता साबिक हुक्मरानों के एहतसाब और बिलियन ट्री सुनामी के वादे पर काम तेजी से जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब, सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, बामी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल और खित्ते की सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में। सुपा सालार अहम दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद, सऊदी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन के फरोग पर इत्तफाक। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। जनरल कमर जावेद बाजवा गुज़श्ता रोज सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद, सऊदी कमांडर जॉइंट फोर्सेज लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरबियती मशकों, अफवाज के ताल्लुकात, पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू मुलाकातों का खास मौजू रही। इससे पहले आर्मी चीफ जब सऊदी अरब पहुंचे तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वजारत दिफा में रॉयल फोर्सेज के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तानी सिपा सालार को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का गठजोड़, रॉ, NDS और कलदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गए। दुश्मन कुव्वतों को अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान और अमेरिका की कोशिशें खटक रही हैं। 16 अगस्त को पक्तिका में होने वाले इजलास में पाकिस्तानी अदालत से रिहा होने वाला इकरामुल्लाह तुराबी भी मौजूद था। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि दफ्तर खारजा को मुतहरिक होने का वक्त आ गया है। अमरीका और अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ से जल्द आगाह करना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में शमूलियत के लिए वाहिद अहलियत दरबारी होना थी। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। बोले जितना पैसा मुल्क से बाहर गया उसका आधा हिस्सा भी आ जाए तो कराची पेरिस बन जाएगा। प्रोग्राम में फजलुर रहमान पर बात करना वक्त का ज़िया है। वफाकी वज़ीर फैसल वावडा की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। JUI 50 मार्च भी कर ले, हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या 5 साल पूरे कर लेंगे या मौलाना से किसी ने कोई और मार्च का वादा किया हुआ है? देखिए नदीम भाई, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड है, जो टेक ऑफ पोजीशन पे पाकिस्तान है और जो तरक्की की तरफ हम देख रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस हमारा है, उस हिसाब से तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह परवरदिगार के करम से हम 5 साल पूरे करेंगे। मौलाना से वादा किसने किया था? ठीक है, देखिए मौलाना इज़ इररिलेवेंट, उनको आप अपने शो के अंदर बात भी करेंगे तो मैं कहूँगा कि सर आप टाइम ज़ाया करें अपना भी और मेरा भी। इररिलेवेंट लोगों की किसी और मार्च का वादा ना हो गया हो सर, ऐसी 50 मार्च कर लें सर, हमारे लिए अल्लाह की मेहरबानी। हम जैसे ऐश झाड़ते हैं या मिट्टी झाड़ते हैं, वो हमारे लिए वो सिचुएशन भी नहीं है। मौलाना की रेलेवेंस हमारे लिए ये भी नहीं है। जाली अकाउंट स्कैंडल आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। नैब रावलपिंडी ने जाले कायद के खिलाफ पाकलेन का ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। पाकलेन रेफरेंस में फर्दे जुर्म के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त, नैब रावलपिंडी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पाकलेन की फ्रंट कंपनी को कर्ज दिलवाने के शवाहिद भी शामिल हैं। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक पार्थिनून नामी फ्रंट कंपनी को इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज जारी किया गया था, जो वापस न किए जाने पर बढ़ते बढ़ते 3 अरब 77 करोड़ तक जा पहुंचा। बार बार बैंक की जानिब से कर्ज वापसी के लिए भेजे गए खतूत बतौर शवाहिद ज़िमनी रेफरेंस का हिस्सा बनाए गए हैं। रेफरेंस के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी से इनकार करती रही।
ज़िमनी रेफरेंस में नए शवाहिद, दस्तावेजात और मजीद गवाहान के बयानात को मरकजी रेफरेंस का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है, जबकि निजी बैंक के मजीद 2 अफसरान को भी नामजद किया गया है। फाकलैंड रेफरेंस 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत ने नैब के 3 गवाहान को तलब कर रखा है। 2 साल कारकर्दगी में इमरान खान की पूरी काबीना एक तरफ और जरताज गुल दूसरी तरफ हैं। हर थोड़े थोड़े अरसे में ऐसे बयानात दाग देती हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। वो आई और एक बार फिर छा गईं। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में जरताज गुल ने एक बार फिर अपनी कमलमी से पैनल में शामिल लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब को मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। आज इनकी पार्टी के जिन्होंने मियां जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो पार्टी बनाई थी, आज उनका प्रॉबेबली वो है यौम पैदाइश का दिन है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अरे खुदा का नाम है, आज 17 अगस्त है। नहीं, इनके 17 अगस्त को हादसा हुआ था। जरताज गुल के इंकिशाफ पर प्रोग्राम में मौजूद मुर्तजा वहाब अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन भी जरताज गुल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो भी हो, जैसा भी किया हो, पाकिस्तान में हादसा हुआ था, बिल्कुल उसका पर अफसोस है, लेकिन पीपी रहनुमा नफीसा शाह ने भी जरताज गुल को आड़े हाथों लिया। जरताज गुल साहिबा ने एक और नया शाकार आपके आगे पेश किया। पीटीआई के लोग यकीनन जनरल ज़ियाउल हक की सालगिरह ही मना रहे होंगे। कोविड-19 की गलत तशरीह पर भी खातून वजीर मौजूए बहस बनी रही। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो है पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। ये भी एक मेडिकल साइंस है। वज़ीर आज़म की चाल ढाल और मुस्कुराहट पर उनका मशहूर ज़माना क्लिप भी वक्फे से वायरल होता रहता है। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है। इससे कबल जरताज गुल बारिशों और बर्फबारी का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे चुकी हैं। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर के लिए सबसे नाम मांग लिए हैं। मशवरा देना तो आपके पास भी अगर 2-4 नाम है तो मुझे दे दे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, हम वो भी कंसिडर कर लेंगे हर एक के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कानून से बालातर कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर सिंध हुकूमत ही करेगी। पॉलिटिकल होंगे या जो ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं। कानून में गुंजाइश हर चीज की है कि कोई भी हो सकता है, उन्होंने हो सकता है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने कराची को सिंध से अलग करने वालों को चैलेंज दे दिया। मैं नहीं समझता हूँ कराची को कोई सिंध से अलग कर सकता है। जब तक सिंध का एक बच्चा जिंदा है, कराची अलग नहीं होगी। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कोई इस तरह की बातें करके खुद को खुश करना चाहता है तो कर ले, लेकिन होगा वही जो सिंध के आवाम चाहेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कराची का मसला इस्लामाबाद हल कर सकता है, ना ही लाड़काना। मसाइल का हल कराची वालों को मालूम है। उन्होंने NDMA को कराची भेजने पर वफाक का शुक्रिया अदा भी किया। कचरे के सरबरा आपसे वो नहीं उठ रहा। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आईनी कानूनी तौर पर आपकी कराची से सक रहा है। सीवरेज के मसाइल आपके वल्दियात के वजीर के बराह रास्त अंडर 70% कराची में गटर उबल। आप 4 तस्वीरें दिखाकर आप बता रहे थे कि हमने बड़े कारनामे किए। ये कमेटी वक्ती हल है, 2 महीने 3 महीने। माजी में भी अली जैदी साहब ने कचरा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्ती हल के ऊपर भी आप देखें सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं। 4 साल से ये बात कह रहे हैं कि कराची का मसले का हल कराची वालों को पता है। ना ये मसला इस्लामाबाद में बैठकर हल हो सकता है, ना ये मसला लाड़काना से कंट्रोल हो सकता है। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कराची पर साहिबान इक़्तिदार तवज्जो देते तो सब ठीक हो जाता, बस कराची को ATM ही समझा जाता है, जो आता है कार्ड डालता है और कैश निकालता है। जब कैपिटल शिफ्ट किया यहाँ से, कराची को दारुल खिलाफा था मुल्क का, इसको शिफ्ट करके इस्लामाबाद ले गए और पीछे भूल गए इस शहर को। ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है,
पाकिस्तान के लिए, उसको पीछे छोड़ दिया। जो पूरे मुल्क की ATM मशीन बनी हुई है आज, जिसका दिल करता है काट डालता है, पैसे निकालता है। और यहाँ के लोगों का हाल देख लो, सड़कों का हाल देख लो, उनके घरों का हाल देख लो। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि लोग जीना मुश्किल हो गया। और सबसे ज़्यादा टैक्स यही शहर दे रहा है, 300 अरब। मगर अफसोस के हम टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे काम करा के ये भी बेचारे खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो लोगों का कुछ तो काम हुआ। गुज़िश्ता रोज़ कलरी झील में एक ही ख़ानदान के डूबने वाले 12 अफराद को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। PTI रहनुमाओं, रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समन हादसे का शिकार बदकिस्मत कश्ती ढूंढ निकाली। मछेरों की कश्ती में सिर्फ 6 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, 16 अफराद को सवार किया गया। केंजर झील में गुज़श्ता रोज़ हादसा क्यों पेश आया, इंचार्ज सिंध टूरिज्म अथॉरिटी केंजर झील ने सब बता दिया। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद को इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मछली का शिकार करने वाली बोट थी, रजिस्टर्ड हैं वो 2000 रुपये पर जो है ना जाती हैं नूरी के बाज़ार पे, या 1000 रुपये ऐसे राउंड पे ट्रिप लेती हैं। ये 200-300 रुपये लेकर वो बिठाते हैं कि तो लोग भी बैठ जाते हैं लालच में। इन्होंने लालच दी होगी। तो गोताखोर ऑफिशियल हैं, सैटरडे संडे को जो है ना हम हायर करते हैं। कल कोई इतनी रश भी नहीं था, नहीं लोग जो है वो रेस्क्यू कर रहे थे। बाकी जो हमने हायर किए थे वो हमने उनको हायर नहीं किया था कल के दिन। क्रोचमेंट एरिया है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की एरिया पे मुश्तमिल है। बहुत ह्यूज लेक है, 54 स्क्वायर माइल्स में लेक है। इस पर जो कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल है। कश्तियाँ जो घुमाती हैं वो भी तकरीबन पहले से बहुत बढ़ गई हैं, 200 के करीब हो गई हैं। लेक पे किनारों पे इनके पूरे गांव हैं, वहीं पे गांव से ये कश्तियाँ निकालते हैं, तो इनको चेक नहीं कर सकते। यानी हमारे पास फोर्स नहीं है। हम तो महदूद तकरीबन 30 के करीब हमारे यहाँ पे मेरा अमला है। रजिस्ट्रेशन हुई थी एक मरतबा, मेरीन वालों को बुलाया था, उन्होंने इनकी फिटनेस की थी, लेकिन फिर प्रॉपर वे पे नहीं हो सका। हम भी चाहते हैं कि ठीक है रोज़गार तो करें, लेकिन वो इस सिस्टम में नहीं आते हैं। कल से कश्ती नहीं चलेगी, कोई ट्यूब नहीं चलेगा, जिनसे हादसा होते हैं। नारोवाल में ज़िले सदर इंसाफ वेलफेयर विंग के बेटे ने गाड़ी को रास्ता न देने पर बाप बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग भी कर दी। बाप जाबहक जबकि बेटा जख्मी हो गया। मियां शफीक की रिपोर्ट। नारोवाल में सियासी रहनुमा के बेटे की दहशतगर्दी। जिला सदर इंसाफ वेलफेयर विंग अमजद खान काकड़ के बेटे नादिर खान काकड़ और साथियों ने गाड़ी को रास्ता न देने पर 70 साल शख्स अब्दुल मजीद और उसके बेटे पर बेहिमाना तशद्दुद किया। ताकत के नशे में चूर मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग भी की, जिससे बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। वो अपने चंद गुंडों के साथ 11-12 साथियों के साथ असला से लैस होकर ये इधर 2 बाप बेटा सोए हुए थे, उन्हें हमला कर दिया है। अहले खाना का कहना है हमारे साथ जुल्म हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं और चाहिए है। मेरे अब्बू के कातिलान फड़िया जाए। पुलिस ने जाबहक अब्दुल मजीद के बेटे मुदस्सिर फरीद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी है। मियां शफीक, समा, नारोवाल। कामोकी में नामालूम अफराद ने ख्वाजा सराओं के डेरे पर फायरिंग कर दी। एक ख्वाजा सरा जामबहक हो गया। सेठ इदरीस रिपोर्ट करेंगे। कामोकी में रात गए ख्वाजा सरा कत्ल, भाई का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। 22 साल ख्वाजा सरा उस्मान उर्फ पिया अपने ग्रुप के हमरा किसी तकरीब से वापस घर ही आए थे कि एक शख्स ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। पुलिस का कहना है कि मुकदमे का इंदराज हो गया, जल्द मुलजिम को पकड़ लेंगे। हम इसके शवाहद इकट्ठे कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द इस मुकदमे को यकसू कर देंगे। FIR इसकी दर्ज हो चुकी है और बाकी मेरिट पे तफ्तीश चल रही है। उस्मान उर्फ पिया की लाश पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। असद और हुसैन घर से घूमने निकले थे। शाहनवाज अली कादरी इस पर रिपोर्ट करेंगे। आपको हम बताएं कि कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए।
मुबैना गफलत या तेज रफ्तारी। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे जाँ बाक हो गए। बच्चों की शनाख्त 16 साल हुसैन और 15 साल असद के नाम से हुई। असद के वालिद का कहना है कि किसी गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बाद बच्चों पर दूसरी गाड़ी चढ़ दौड़ी। ड्राइवर इतना बेहिस था कि रुका तक नहीं। मुझे अफसोस है उस बंदे खुदा के ऊपर कि उस पर रहम नहीं आया, दोनों मासूम बच्चों के ऊपर कुछ रोन के चले गए। कम से कम उसको खड़े होके हमारे को इतला तो दे देता। हुसैन के चाचा ने बताया बच्चे बगैर बताए मोटरसाइकिल लेकर चले गए। गाड़ी भी लॉक थी, उन्होंने चाबी कैसा खोला है ये वल्लालम, चाबी और गाड़ी कागज सब घर पे पड़े हुए। तो वहाँ से निकले वैसे आम बच्चे निकलते हैं, बाइक चला रहे छोटे बच्चे। असद और हुसैन आपस में कजन जबकि 8वीं जमात में साथ पढ़ते थे। इधर पुलिस ने टक्कर मारने वाले गाड़ी के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और मरकज़ार चिड़ियाघर के जानवरों और परिंदों की मुंतकली के दौरान बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब हो गए। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। मरकज़ार चिड़ियाघर जो कभी मुख्तलिफ किस्म के नायाब परिंदों और जानवरों की आमादगाह था, फिर यही उनका कब्रिस्तान बन गया। नित नए स्कैंडल्स सामने आने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जानवरों और परिंदों की MCI से वाइल्ड लाइफ को मुंतकली का हुक्म दिया, उस वक्त तादाद थी 917, लेकिन जब हवालगी हुई तो रह गए सिर्फ 404। बाकी 513 कहीं मर खप गए, बिक गए या अफसरान के घरों की जीनत बन गए, कुछ पता न चला। गायब होने वाले जानवरों और परिंदों में हिरन, चिंकारा, बारासिंगा, नीलगाय और कई नायाब नस्ल के परिंदे शामिल हैं। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद जीशान शाह ने इंक्वायरी कमेटी बनाकर तहकीकात का इंदिया दे दिया। कल ही हमें पता लगा है इस बारे में, तो हम इंक्वायरी कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। चाहे वो डायरेक्टर लेवल है, चाहे वो डॉक्टर हैं या जो भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जानवरों या परिंदों का गायब होना लापरवाही थी या बदउनवानी, ये मामला तो तहकीकात के बाद खुलेगा, लेकिन इस स्कैंडल ने इंतजामिया की अहलियत का पोल जरूर खोल दिया। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा का ठिकाना छिनने जा रहा है। सिंध हुकूमत ने डाउ बॉयज़ हॉस्टल खाली करने का नोटिफिकेशन जारी किया तो तलबा सड़कों पर आ गए। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। हमें ना निकालो, हमें डॉक्टर बनना है, ये कहना है डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा का। सिंध हुकूमत की जानिब से हॉस्टल छोड़ने के लिए नोटिफिकेशन निकला तो तलबा परेशान हो गए। कहते हैं हॉस्टल खाली करने से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं। PMDC का प्रोटोकॉल है कि हॉस्टल में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसमें से हमें कोई भी फैसिलिटी फिलहाल नहीं दी जा रही। तलबा के मुताबिक हुकूमत हॉस्टल्स की जगह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करना चाहती है। रिहाइश के मुतबादिल के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कुछ किया और ना ही सिंध हुकूमत ने। कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। अगर ये हॉस्टल हमारे से गया तो आप ये समझ लें कि मुस्तकबिल के 80 डॉक्टर जो हैं उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। डाउ बॉयज हॉस्टल में पाकिस्तान के दीगर सूबों और बैरून ममालिक से आने वाले तलबा रिहाइश पजीर है। एक एक कमरे में 4-4 स्टूडेंट्स को रखा गया है और सामान रखने के लिए सिर्फ एक अलमारी दी गई है। हॉस्टल के टूटे दरवाजे, गंदे वॉशरूम देखकर लगता नहीं कि ये किसी बड़े यूनिवर्सिटी के तलबा का हॉस्टल है। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स कहते हैं इस गंदे हाल में भी हम रहने को तैयार हैं, मगर हमसे ये ठिकाना ना छीना जाए। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। माहौल को आलूदगी से पाक करने की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने यूरो 5 पेट्रोल फ्राहमी का संगे मील अबूर कर लिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में अहम पेशरफ्त। अब गाड़ियां दौड़ेंगी तो धुआं नहीं उड़ेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार माहौल दोस्त यूरो 5 पेट्रोल जो मुतारिफ करा दिया गया। मुआविन खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं माहौल दोस्ती की जानिब ये इब्तदाई कदम है। 1 सितंबर से तमाम पेट्रोल की इंपोर्ट्स सारी यूरो 5 स्टैंडर्ड पे होगी। वजीर तवानाई उमर अयूब बोले साबका हुक्मरानों ने तवानाई बहरान के हल में गैर संजीदगी दिखाई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनकी खत्म हुई, मुल्क में सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व थे। पहले मरहले में यूरो 5 पेट्रोल इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में दस्तयाब होगा। माहौल दोस्त ईंधन की तारुफी कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे का प्लान मांग लिया है। शहरियों के साथ इस तरह के रवैये की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने PNT कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म बरकरार रखा है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा इससे मुताल्लिक़।
जी फवाद, 13 अगस्त को कराची में समाअत हुई थी इलेक्ट्रिक के केस की, और इस हवाले से जब तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि जो कराची के शहरी हैं वो सख्त अजियत से दो चार हैं, क्योंकि ओवर बिलिंग है यहाँ पर, और किसी भी शहरी के अगर वो बिल अदा ना करे तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। इस तरह के कई मसाइल हैं, इसका खात्मा ज़रूरी है। शहरियों के साथ इस तरह का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की है और चेयरमैन नैब रखो के इस हवाले से एक तफसीली और जामे रिपोर्ट पेश करें। बहुत शुक्रिया आपका। खेल से खबर, बाबर आजम का मुनफरिद एहसास, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में शामिल होने वाले वाहिद बल्लेबाज बन गए। नई टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद अब्बास तरक्की करके 8वें नंबर पर पहुंच गए। साबिक कप्तान सलीम मलिक के राशिद लतीफ़ पर इल्ज़ामात, कहा वो खिलाड़ियों को धमकाते थे, अपनी कप्तानी के चक्कर में पूरी टीम को खराब किया। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। सलीम मलिक ने फिक्सिंग स्कैंडल में आईसीसी सवालनामे का जवाब पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को जमा करा दिया। मीडिया से बातचीत में वो साबिक कप्तान राशिद लतीफ पर बरस पड़े। राशिद लतीफ के बारे में अताउर रहमान ने क्या गलत कहा है? उसने कहा कि बोरी बंद लाश मिलेगी, तो ये सबको कहता था वो राशिद लतीफ, एमक्यूएम का नाम लेता था। असल करप्ट जो है पाकिस्तान टीम को खराब करने वाला ये बंदा था। लोगों को सोचना चाहिए, अपनी कप्तानी के लिए इसने कुर्बानी का बकरा सब पाकिस्तान टीम को बनाया था। सलीम मलिक का कहना था इन पर कोई कानूनी पाबंदी आयद नहीं, आईसीसी ने उन्हें बराह रास्त कभी कोई लेटर नहीं लिखा।